ये चार ऐसा प्रश्न को सिलेक्ट मैं किया हूं इस वीडियो में कि इससे क्वेश्चन नहीं आए, ये हो नहीं सकता। आप क्वेश्चन बैक देखिएगा तो कई बार पूछा गया ये प्रश्न, एक दो बार नहीं, कई बार पूछा गया है। मैं उसको प्रयास किया हूं इस वीडियो में बताने के लिए। ये दो गो क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय को लिखे तथा सत्यापन करें। अब वांडीग्राफ जनित्र ये दोनों 55 नंबर में क्वेश्चन आते थे, एक तो फिक्स है। दूसरी बात, ये दो को इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है कि प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर या प्रकाश के द्वितीय तरंग सिद्धांत को लिखे, ये कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इस वीडियो में अगर अभी आप रुक जाते हैं तो 10 नंबर नहीं तो 7 नंबर कोई रोक नहीं सकता। एक तो इसमें टपक जाएगा, लॉन्ग में 5 और ये दो में एक टपकेगा, यानी 7 नंबर कोई रोक ही नहीं सकता। किस्मत अच्छा रहा तो 10 नंबर आ जाएगा, क्योंकि 7 तो सब्जेक्टिव होंगे। आप इसको बताने से आपको ऑब्जेक्टिव 2-3 कंप्लीट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा आपके लिए। आप भटकना बंद कीजिए, है ना, इत्मीनान होकर पढ़ाई कीजिए। अब एक खूबसूरत बात आपको बताते, भागिए नहीं कि ये तो दिखावा के लिए है। मैं 90 क्वेश्चन इस वीडियो मतलब 90 VVI क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इससे बाहर ही क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि सारा क्वेश्चन बैंक को खंगाल दिए। तो मिलेगा कहाँ से? तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, वीडियो में और अंदर जाइए और देखिए 90 VVI का एकदम सबसे पहला ही में लगा हुआ होगा, या आप इसको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। 90 क्वेश्चन पढ़ के चले जाइए आप। 90 क्वेश्चन में 30 या 33 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया है। तो 33 क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए तो इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, तो 33 क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। बढ़िया से ध्यान दीजिए, भटकने का प्रयास ना कीजिए, बहुत कम समय है, बेहतरीन मिल जाएगा तैयारी यहाँ से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। स्क्रीनशॉट करना कीजिए जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, बढ़िया से सुनिए कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। यानी व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर दिमाग में चला जाता है तो 2 नंबर तो फिक्स हो गया, एकदम 100% चला जाएगा, है ना। लिखेंगे प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ हम लोग व्यतिकरण और एक तरफ विवर्तन लिख देंगे। व्यतिकरण के बारे में ठीक से सुनिए, व्यतिकरण होता क्या है, विवर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही साबुन का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। जो मोर का पंख होता है वो चमकीला दिखाई देता है। जब सड़क पर कोई पानी, सड़क पर जब बरसात होता है, बरसात के दिन में कोई तेल उल गिर जाता है तो चमकीला दिखाई देता है। जितने भी सब चीज हो गया किसके कारण होता है? व्यतिकरण, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग होता है प्रकाश। बताएंगे कैसे होता है, चीजों को समझिए। विवर्तन के कारण क्या होता है कि पेड़ का पत्ता का परछाई गोल दिखाई देता है। हवाई जहाज जब काफी ऊंचाई पर चल जाता है तो उसका परछाई नीचे दिखाई नहीं देता है ना। धार जो सॉरी, हम लोग बोल सकते हैं कि तलवार में जो धार होता है वो परछाई में स्पष्ट नहीं होता है ना। दो गो तलवार दे देगा तो परछाई देखकर बता सकते हैं कौन पजा हुआ है कौन भोथर है, नहीं। तो इस सब विवर्तन के कारण। तब व्यतिकरण में चमकीला आ गया इधर में, आप बाकी समझ ही गया कि पेड़ का पत्ता के परछाई गोल। हवाई जहाज जब काफी ऊंचाई पर चल जाता है तो हाँ, उसका परछाई नीचे नहीं बनता। तो पहला आप यहाँ पे समझिए कि प्रकाश के व्यतिकरण में, हाँ, यहाँ से पहला अंतर, प्रकाश के व्यतिकरण में तरंग का अध्यारोपण होता है। देखिए, तरंग अध्यारोपण होता है, तरंग इस प्रकार से चलते हैं। तो ऐसे अध्यारोपण मतलब देखिए, अध्यारोपण होता है ना, ओवरलैपिंग इस प्रकार से होता है ना, तभी जैसे जहां ज्यादा अध्यारोपण हो गया, जहां ज्यादा चमकीला दिखाई देता है ना। सावन का बुलबुला कहीं ज्यादा चमकीला कहीं कम चमकीला, रोड पर मोर का पंख भी कहीं ज्यादा चमकीला कहीं कम दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है, तरंग अध्यारोपण होता है, मतलब ओवरलैपिंग करता है एक दूसरे पर। तो जहां ज्यादा इस तरीका से हो जाता है, जहां ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो एक याद हो गया, प्रकाश के व्यतिकरण में तरंग सिद्धांत, तरंग का अध्यारोपण होता है, इसमें द्वितीय तरंग का अध्यारोपण होता है। बस ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर, प्रकाश के व्यतिकरण से बनने वाला जो फ्रिंज का जो चौड़ाई है ना, फ्रिंज का जो चौड़ाई है वो एक समान होता है। ध्यान रखिएगा, इससे फ्रिंज बनता है, उसका चौड़ाई जो है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत को लिखे, कई बार पूछा गया, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। और तो हम लोग बोलेंगे हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत निम्नलिखित है। खूबसूरत की बात है, 5 नंबर में भी देता है। मैं 2 नंबर में बोला हूं, 5 नंबर में भी क्वेश्चन देता है। तो हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत क्या है, निम्नलिखित है। पहला नंबर को कवर कवर कीजिए। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत जो होता है वो विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। विक्षोभ का मतलब क्या है, जैसे तालाब है, इसमें जब ढेला फेंके तो इसके चारों तरफ क्या होने लगता है, तरंगार्ग उत्पन्न होने लगता है। तो विक्षोभ मतलब ढेला फेंके तो यहाँ से विक्षोभ हो गया, ये विक्षोभ का केंद्र बिंदु हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए। तो क्या करता है, प्रकाशीय स्रोत के विक्षोभ से तरंगार्ग का निर्माण होता है। माने प्रकाशीय स्रोत के विक्षोभ से, जैसे विक्षोभ कीजिएगा, कोई ढेला फेंकेगा तो तरंगार्ग निर्माण होने लगेगा। इस तरीका से तरंगार्ग का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे पढ़िए। तो क्या कहता है, प्रकाशीय तरंगार्ग के लंबवत गति करता है। जैसे प्रकाश इस प्रकार से चलता है,
तो प्रकाशीय तरंग जो होता है तरंगार की लंबवत गति करता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पड़ी है कोई कण, तो फिर दूसरा का तरंग आएगा तो ये ऐसे ऊपरे नीचे, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपरे, इस तरीका से, क्योंकि अगला जो तरंग आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, तो ये ऊपर नीचे गति करता है ना। जैसे कह सकते हैं कि लंबवत ध्वनि तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य होता है, वो आगे पीछे की गति करता है। तो यहाँ से लंबवत गति ध्यान रखिएगा कि लंबवत गमन करता है। तरंग जो है तरंगार के क्या होता है, लंबवत गति करता है। आगे चौथा नंबर, तरंगार को पर स्पर्श रेखा खींचने से द्वितीय तरंग की दिशा ज्ञात होती है। तरंगार पर स्पर्श रेखा खींचने से द्वितीय तरंग की क्या ज्ञात होती है बाबू, दिशा ज्ञात होती है। ये आप जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट करें, एक एक लाइक आप लोग करते चलिए। नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, छपा हुआ है, जाकर आपको छाप देना है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोला है कि गॉस प्रमेय को लिखे और तथा सत्यापन करें। 5 नंबर की क्वेश्चन है, बढ़िया से सुनना। ये सब जितना लिखा हुआ है ना, वो आपको चुटकी बजा के याद हो जाएगा, मतलब चुटकी बजाते हुए याद हो जाएगा, आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए याद करवाते हैं, मैं पहले एक बार पढ़ देते हैं, आपको 0% समझ में आएगा, जब समझाएंगे तो 100% आ जाएगा। तो कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर। वही चीज लिखा हुआ, क्या समझ में आया, कुछ भी नहीं आया। इसी तरीका से पीडीएफ देंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, यहाँ समझाएंगे समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए गॉस प्रमेय जो है बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स, देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होता है, इसके अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग, मतलब सभी को जोड़ो, जितने इसके अंदर आवेश है सबको जोड़ो, के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। एक बार फिर से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान इसके अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम लोग माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं। और जितने भी आवेश होंगे सबके जोड़ना होगा, ठीक है, यही बात लिखा गया। अब उसके बाद यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या देना है बाबू, आपको ध्यान है, और इसको ये लिख देना है, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। अब सत्यापन को बढ़िया से समझिए, सत्यापन आपको समझ में आ गया तो समझिए कि हो गया काम। इतना तक लिखिएगा, 2 ही नंबर देगा। सत्यापन को देखिए, पढ़ देते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, जब समझाएंगे आ जाएगा। माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र ई है तथा ई क्या है बाबू, ई और आर त्रिज्या वाले गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया जिसका सदिश क्षेत्रफल ए तथा उसे गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या है बाबू, आपका फाई है। यही चीज लिखा गया है, हमको बार बार ऐसे टोयाने में अच्छा नहीं लगता है, एक के बारे में बोल देते हैं, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या बोल रहे हैं, बात को समझिए। तो इस जो बात बोले हैं अब कैप्चर होगा जो मैं बता रहा हूं, ठीक से देखिएगा। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे समझिए, एक हम क्या करते हैं, ओ सॉरी, यहां से क्या कहता है कि क्यू आवेश के कारण, यहां पे कोई क्यू आवेश है, क्यू आवेश के कारण, ठीक से समझिएगा, क्यू आवेश के कारण माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर कोई विद्युतीय क्षेत्र आपका ई है। फिर उसके बाद आर दूरी पर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र ई है। उसके बाद आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया, आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया जिसका सदिश क्षेत्रफल ए है तथा इससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स फाई है। बस यही चीज लिखा गया है। एक बार फिर से, माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र ए, उसके बाद आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया जिसका सदिश क्षेत्रफल ए है और इससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स क्या है, फाई है। यही चीज आपको पूरा लिखा गया है। अब यहां से ये नंबर हो गया नहीं, अब ये डेरिवेशन बाकी है, तो 1 मिनट एकदम इत्मीनान से ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा। आपको फाई बराबर इतना ला कर दिखाना होगा। तो हम लोग यहां से चलते हैं, थोड़ा सा इधर से चलते हैं, तो समझिएगा। पहला लाइन आपको लिखना है विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से आप पढ़े होंगे फाई बराबर
ई ए कॉस थीटा। नहीं पढ़े आपका दुख की बात है। ये कॉस थीटा होता है फाई बराबर विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से। विद्युतीय फ्लक्स आप पढ़े होंगे तब उसमें पढ़ना है सदिश क्षेत्रफल, सॉरी, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ये परिभाषा लिख लीजिए जो अभी बोले बैक होके, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। नहीं पढ़े तो आपका दुख की बात है ना, यहाँ से रटिए कम से कम। क्या करिएगा, टाइम है। अब आपको बताते हैं, यहाँ से जो थीटा आ जाएगा ना, वो हम लोग यहाँ से फाई बराबर क्या लिखेंगे, ई ए सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है यहाँ कॉस 0 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा जो है 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री है? क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे 90 रहता है, फिर और कमता है तो इस तरह का 45 आता है, 30 आता है, 35, इसी पर सूत जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए सदिश क्षेत्र वाई एकरे पर सूतल है, तो हम लोग यहाँ पे थीटा बराबर 0 रख दिए। आपको पता होना चाहिए कि फाई बराबर ई ए तो ठीक है, कॉस 0 के मान 1 आता है, इसलिए 1 से गुना करने पर हमको यही आ जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन और ध्यान देना होगा कि ए जो है ना, यहाँ पे ए गोला का क्षेत्रफल है। गोला का क्या है? क्षेत्रफल। क्योंकि गोला है तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग ए के जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। देख लीजिए नीचे दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो हम इस चीज़ को फिर यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए, फाइव बराबर जो आ गया, रे इधर आओ, फाइव बराबर जो आ गया वो आ गया ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर। एक लाइन और इसको, क्योंकि आपको ऐसा लाना है, एक लाइन और 10%, 5% और बचल। तो हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण, यानी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण आप लोग पढ़े हैं ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर। जो बच्चा 12th के रहता है ये फार्मूला सबसे पहले मिलता है। तो आपको सिर्फ ई के जगहवा पे लाके इसको रख देना है और आंसर तैयार है। देखिए रखते हैं, तो यहाँ फाई है तो फाई ही रखेंगे। क्या है देखिएगा, यहाँ पे आपका फाई है, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे क्या है, फाई है तो फाई रखे बराबर ई के जगह ई वाला पूरा बात को लिखना 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट अगुना इप्सिलॉन नोट गुना क्यू क्यू बटा आर स्क्वायर। ये किसके जगह पे है? तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ ई के जगह पे, फिर बाकी गुणवा में ई वाला है ना, तो गुना में कौन वाला ई है आपका, देख लीजिए आपका है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ऊपर में क्यू बच गया, तब फाई बराबर क्या आ गया, ऊपर में क्यू बच गया और नीचे में क्या बच गया, इप्सिलॉन नोट बच गया। यही लाना था, प्रूफ लिख देना, सत्यापन लिख देना, सत्यापन यानी प्रूव्ड, प्रूव्ड है ना। ये आपको 5 नंबर सीधे देगा बाबू। यदि आपको माइंड में चला गया तो बहुत अच्छा बात है, आप इसे स्क्रीनशॉट करिए। अभी समय देखा जाए तो 12:10 हो रहा है, काफ़ी रात हो चुका है, तो थोड़ा सा हमें बांडी ग्राफ जनित नहीं बता पाएंगे अभी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा रात होने के कारण हमें दिक्कत होगा, क्योंकि सुबह में क्लास लेना होता है हमें भी, है ना, ऑफलाइन कोचिंग में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बांडी ग्राफ जनित को बताऊँगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का पूछे जाते हैं। तो आप सभी सपोर्ट बनाए रखिए यूट्यूब चैनल पर, ताकि मैं हमेशा आपके सामने रहूँ। आप सभी को